गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग अल्कोहल और फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट किए थे। इस चैप्टर का नाम था अल्कोहल फिनॉल ईथर और आपको बताया थे कि अल्कोहल और फिनॉल कंप्लीट करने के बाद में हम लोग ईथर के बारे में बात करेंगे। यानी कि अब आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग ईथर, इनका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, प्रिपरेशन, ये सारा पार्ट जो है ईथर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे हम लोग। ईथर, इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ईथर में O लगा होता है, इसे इथेरियल ऑक्सीजन एटम कहते हैं और इसके दोनों तरफ में अल्काइल ग्रुप लगा होता है। यानी इस ऑक्सीजन एटम के दोनों साइड में अल्काइल होगा, यहां भी होगा और यहां भी होगा। इसके डेफिनेशन में बताया जाता है कि अगर किसी हाइड्रोकार्बन से अल्केन हो या फिर बेंजीन हो, हाइड्रोजन हटाकर इसकी जगह पर अल्कोक्सी ग्रुप यानी कि OR या एराइलॉक्सी ग्रुप OAR ऐड करते हैं, then it result the formation of ether. The replacement of hydrogen of hydrocarbon by alkoxy or eryloxy group results the formation of ether. वो ईथर का फॉर्मेशन करता है। जैसे कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं, मीथेन है, यहां से हाइड्रोजन हटाकर इसकी जगह पर OCH3 ऐड कर दिए। देखो तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3O और ये CH3। उसी तरह से अगर बेंजीन है C6H6, यहां से भी हाइड्रोजन हटाकर कोई भी ग्रुप आप ऐड कर सकते हो, OC2H5, ये बन जाएगा C6H5O और ये C2H5, यानी ये ईथर का फॉर्मेशन किया। तो अल्केन से एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन रिमूव कर अल्कोक्सी या एराइलॉक्सी ग्रुप ऐड करते हैं, देन वी गेट ईथर। तो ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन के नीचे में आप ये एग्जांपल नोट कर लीजिए। ईथर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, सिंपल एंड मिक्स्ड। सिंपल को सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं और मिक्स्ड को अनसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। कब सिंपल होगा और कब मिक्स्ड होगा, यह डिपेंड करता है कि इस इथेरियल ऑक्सीजन एटम के दोनों तरफ में लगा हुआ अल्काइल ग्रुप कैसा है। अगर दोनों साइड में आइडेंटिकल नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप है तो उन्हें सिमेट्रिकल कहा जाएगा, और अगर वो डिफर कर रहा है तो उन्हें हम लोग अनसिमेट्रिकल कहेंगे। जैसे देखिए बोर्ड पर CH3O CH3 ये हो, या फिर C2H5O C2H5 डाइथाइल ईथर, या डाइफिनाइल ईथर भी हम लोग ले सकते हैं, O और फिर यहां भी फिनाइल ग्रुप। तो इन सारे एग्जांपल्स में आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ, इथेरियल ऑक्सीजन के दोनों तरफ में आइडेंटिकल टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। तो इस तरह के ईथर को सिंपल ईथर या इसी को सिमेट्रिकल ईथर भी कहा जाता है। ये हो गया सिमेट्रिकल ईथर। वही अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप लगा हो, जैसे CH3O C2H5 ये हो गया, या फिर C2H5O और एक तरफ में ये फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इस तरह के ईथर को मिक्स्ड ईथर या फिर इसे अनसिमेट्रिकल ईथर कहा जाता है। अनसिमेट्रिकल ईथर तो किसी भी तरह का ग्रुप लगा हुआ अलग हो तो अनसिमेट्रिकल, और आइडेंटिकल हो दोनों तरफ में तो उन्हें सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर कहा जाता है। डेफिनेशन के बाद में इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग नोमेनक्लेचर पर आते हैं, ईथर के नोमेनक्लेचर पर। ईथर के नोमेनक्लेचर में ट्राइबल नेम यानी कि कॉमन नेम में इसे हम लोग अल्काइल ईथर कहते हैं। क्योंकि इथेरियल ऑक्सीजन के दोनों तरफ में अल्काइल ग्रुप होता है, इसलिए इसे अल्काइल ईथर कहा जाएगा। और यहां पर ये अल्काइल हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, यानी जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करता है। वही IUPAC में अल्कोक्सी अल्केन कहा जाता है। अल्कोक्सी अल्केन, अल्केन पेरेंट के लिए होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्केन वो पार्ट होगा विच कंटेन मोर कार्बन एटम, यानी कि जहां पर ज्यादा कार्बन एटम होगा
वो अल्केन के रूप में काम करेगा, कंटेन मोर कार्बन एटम। अब कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CH3O और ये C2H5। अगर इसका ट्राइबल नेमिंग करेंगे, कहा गया अल्काइल अल्काइल ईथर। देखो इधर है मिथाइल और ये हो गया इथाइल, तो अल्फाबेट में कौन पहले आएगा? इथाइल। तो इसलिए इसका नेमिंग करते वक्त में लिखना होगा हम लोग को इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। लेकिन अगर सिमेट्रिकल नेचर का रहा, जैसे ये CH3O और CH3, तो इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, तो दो बार में मिथाइल मिथाइल की बजाय यहां पर हम लोग लिखते हैं डाई मिथाइल ईथर। उसी तरह से अगर C2H5O और ये C2H5O, तब इसका नाम हो जाएगा डाई इथाइल ईथर, दोनों तरफ में लगा। IUPAC में अल्कोक्सी अल्केन कहते हैं। तो अगर अनसिमेट्रिकल रहा, जैसे कि फर्स्ट है, तो यहाँ 1 कार्बन है और यहाँ 2 कार्बन है, तो ये इथेन बन जाएगा और ये अल्कोक्सी ग्रुप हो जाएगा। तो CH3O लगा हुआ है, तो यहाँ अल्कोक्सी लगाओगे, तो इनका नेमिंग करते वक्त में नाम होगा मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। लेकिन जब सिमेट्रिकल है तो किसी भी एक को आप मान लो, जैसे इसको मान ली, तो यहां इनका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। और फिर उसी तरह से यहां पर भी इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन। ये ट्राइबल नेम के साथ में लिखे हम लोग। बेंजीन लगा हुआ, तो बेंजीन अगर ब्रांच के फॉर्म में यूज होते हैं, इसके नीचे में आप लिखते चलो, जैसे यहां पर फिर O और ये C2H5 है। तो अगर इनका ट्राइबल नेमिंग करेंगे तो ये इथाइल हो गया, E से शुरू होता है, और ये फिनाइल है, P से शुरू होगा, तो इनका नाम लिखा जाएगा इथाइल फिनाइल ईथर। और अगर IUPAC नेमिंग करते हैं तो IUPAC में जो बड़ा है, बिगर है, वो पैरेंट बन जाएगा। तो इसमें 6 कार्बन एटम है और यहाँ 2 कार्बन एटम है, तो ये अल्कोक्सी बनेगा, यानी IUPAC में इसका नाम होगा इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन। इसी तरह से एक और कॉमन है CH3O और यहाँ ये बेंजीन रिंग, ये मिथाइल है, M से शुरू होता है, और फिनाइल P से शुरू होता है। तो अल्फाबेट में M पहले आता है और P बाद में आता है, तो इसलिए इसका नेमिंग करेंगे तो ट्राइबल नेम इसका हो जाएगा मिथाइल फिनाइल ईथर। और IUPAC में मिथॉक्सी बेंजीन कहा जाएगा, मिथॉक्सी बेंजीन, ये IUPAC का होगा। ये सबको एक साथ में IUPAC वाले एक साथ में नीचे लिखते जाओगे। इसी का एक और कॉमन और पॉपुलर नेम है जिन्हें हम लोग एनिसोल कहते हैं, यानी कई जगह पर आएगा, तो एनिसोल मिथॉक्सी बेंजीन को कहा जाता है। तो अभी हम लोग नेमिंग वैसे कंपाउंड्स यानी ईथर के बारे में बात कर रहे थे जहां पर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ। अब बात करते हैं कि अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया हुआ हो तो उस कंडीशन में इनका नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं। कंसेप्ट वही है, जो लोअर वैल्यू होगा उसको हम लोग अल्कोक्सी कहेंगे। अब ट्राइबल नेम छोड़ देते हैं हम लोग, जैसे यहाँ इस कंपाउंड को CH3O CH2 CH2 और ये CH3 हो गया। तो ये तो दिख रहा है कि ये पैरेंट है, तो ये पैरेंट है तो ये अल्कोक्सी ग्रुप हो जाएगा। अब ये अल्कोक्सी ग्रुप यहां भी लग सकता था, यहां भी लग सकता था, और 2 से अगर ज्यादा कार्बन एटम हो तो नंबरिंग करना होगा, तो 1 2 3, 1 पर मिथॉक्सी लगा हुआ है, तो इसका नाम हो गया 1 मिथॉक्सी, और टोटल 3 कार्बन एटम, तो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, CH3
O CH CH3 और ये CH3, यहाँ हो गया 1 2 3, 2 पर मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ इनका नेमिंग करेंगे तो आएगा 2 मिथॉक्सी, टोटल 3 है तो 3 से होगा प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। एक और CH3O CH2 CH OCH3 और एक यहां CH3। अब देखो इस जगह पर भी अल्कोक्सी ग्रुप लगा हुआ है और यहां भी अल्कोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, पैरेंट में 3 कार्बन एटम। तो अगर यहां से काउंट करते हैं तो 1 2 पर मिथॉक्सी आता है और यहां से करेंगे 1 2 3, तो 1 पर भी मिथॉक्सी और 2 पर भी मिथॉक्सी है, तो 2 जगह पर मिथॉक्सी है, तो 1 2 डाई मिथॉक्सी, टोटल 3 कार्बन एटम है, तो 3 कार्बन एटम से हो गया प्रोपेन, 1 2 डाई मिथॉक्सी प्रोपेन। अब कुछ बेंजीन से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। जैसे अगर सिर्फ OCH3 लगा हुआ है तब उस कंडीशन में तो इसे हम लोग मिथॉक्सी बेंजीन कर दिए, मिथॉक्सी बेंजीन। लेकिन अगर इसके साथ में कोई दूसरा ग्रुप लगा हुआ है, सपोज यहां OCH3 और इस जगह पर सपोज नाइट्रो लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है, थोड़ी देर के लिए मान ली या छोड़ो, जहां लगता है उसी जगह पर लगाते हैं, पारा पोजिशन पर लगा हुआ है NO2, यहाँ 1 2 3 4 पर नाइट्रो है, तो 4 नाइट्रो मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन, या इसी को 4 नाइट्रो एनिसोल भी कहा जाएगा। तो इतने कंसेप्ट से अब आपसे एनसीईआरटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बन जाना चाहिए, तो एग्जाम्पल्स में आप इन सबको नोट करें। अब ईथर के प्रिपरेशन पर आते हैं। यहाँ हम लोग को 2 मेथड पढ़ना है, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड बाय विलियमसन सिंथेसिस। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर। जब अल्कोहल को हम लोग रिएक्ट कराते हैं, हीट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनिक एसिड एट माइल्ड टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए, तो उस कंडीशंस में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, यहां से H2O बाहर निकलेगा, यहां H2O कर दिए एंड इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ ईथर ROR। और इस मेथड से हम लोग सिमेट्रिकल ईथर बनाते हैं। देखो यहां भी ROH है, यहां भी ROH है, तो इसी को हम लोग कंबाइंड फॉर्म में 2ROH भी लिखते हैं। इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ ROR यानी सिमेट्रिकल ईथर। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3OH, इनका अगर हम लोग डिहाइड्रेशन कराते हैं देन वी गेट डाइमिथाइल ईथर CH3OCH3। उसी तरह से अगर इथेनॉल लेते हैं C2H5OH, तो उस कंडीशन में डाइथाइल ईथर बनेगा C2H5O C2H5। लेकिन इस जगह पर आप बुक देखे होंगे तो वहां एक कंडीशन दिया हुआ है कि टेम्परेचर एक्सीड नहीं करना चाहिए, अदरवाइज डिहाइड्रेशन की जगह पर इलिमिनेशन रिएक्शन होगा। इलिमिनेशन में बाहर निकलेंगे और मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा, यानी कि दोनों जगह पर टेम्परेचर, जैसे यहाँ प्रोपेन 1 ले लिए और इस जगह पर भी सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं और यहाँ पर भी सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं। आप बुक में देखेंगे तो इथेनॉल लिया है और वहां पर एक जगह 413 केल्विन है, दूसरी जगह 443 केल्विन है। आप हाई और लो भी याद रख सकते हैं। अगर हाई टेम्परेचर है और यहाँ दूसरा मॉडरेट यानी कि लो टेम्परेचर है, तो हाई टेम्परेचर पर इलिमिनेशन रिएक्शन होगा, यानी कि यहां से OH और यहां से H यानी अल्कीन में कन्वर्ट करेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2। और अगर लो टेम्परेचर है तभी ये ईथर का फॉर्मेशन करेगा, यानी CH3 CH2 CH2O CH2, नीचे में लिख देते हैं CH2 और CH3।
यानी कि 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन का फॉर्मेशन किया। वहीं अगर इथाइल ग्रुप लेते, इथेनॉल लेते, तो डाइइथाइल ईथर यानी कि इथॉक्सी इथेन का फॉर्मेशन होता। अब इस मेथड का लिमिटेशन ये है कि सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर बनाए जा सकते हैं, और दूसरा ये कि यहाँ टेम्परेचर ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो अल्कोहल से ईथर की बजाय अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इन चीजों का ध्यान आप रखोगे। तो ये फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है विलियमसन सिंथेसिस। अभी हम लोग बात की कि डिहाइड्रेशन का लिमिटेशन ये है कि वहां ईथर के अलावा अल्कीन का भी फॉर्मेशन हो सकता है, सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर बन सकते हैं, और वो भी सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल से, क्योंकि अगर सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल यूज करेंगे तो वहां पर डिहाइड्रेशन की जगह पर इलिमिनेशन रिएक्शन होगा, यानी ईथर की जगह पर अल्कीन का प्रिपरेशन होगा। यहां पर हम लोग विलियमसन सिंथेसिस से सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ईथर बना सकते हैं। यहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों कंडीशंस का ईथर बन सकता है, और ये इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड भी है प्रिपरेशन का। इसमें सोडियम अल्कोक्साइड का रिएक्शन कराते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ, RX के साथ। यहां से इनका Na और इस जगह से इनका X बाहर निकलता है, एंड इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ ROR, और बाई प्रोडक्ट यहां हो गया NaX। अब ये दोनों अल्काइल ग्रुप अगर सेम हो गया तो सिमेट्रिकल ईथर बनेगा, और अगर दोनों अलग अलग हो गया तो अनसिमेट्रिकल ईथर बनेगा। जैसे कि एग्जांपल बताते हैं, अगर CH3O Na और प्लस CH3Cl है, इनके साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहां से Na हटेगा और यहां से Cl, और ये सिमेट्रिकल ईथर यानी CH3O CH3 और प्लस NaCl का फॉर्मेशन किया। उसी तरह से अगर C2H5ONa, इनका रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड कहा जाता है, इनका रिएक्शन करा दिए CH3Cl के साथ, तो यहाँ Na और यहाँ से Cl हटेगा, ये बन गया C2H5OCH3 और प्लस NaCl। तो फर्स्ट में सिमेट्रिकल बना और सेकंड में अनसिमेट्रिकल बना। विलियमसन सिंथेसिस में एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। अगर आप अनसिमेट्रिकल ईथर बना रहे हैं तो सोडियम अल्कोक्साइड और अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, तो कोशिश ये करना है कि अल्काइल हैलाइड शुड कंटेन लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड इट शुड बी प्राइमरी इन नेचर। ये प्राइमरी नेचर का, क्योंकि अगर सेकेंडरी और टर्सरी कंडीशंस में अगर आप यूज करते हैं, स्पेशली टर्सरी अल्काइल हैलाइड, तो वहां पर ईथर की बजाय अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। वो क्या बता रहे हैं? जैसे अगर आपको प्रिपेयर करना है इनका CH3C CH3HO और C2H5, तो देखो ये ईथर है, तो जो लोअर वैल्यू होगा, जो सिंपल वैल्यू होगा, उसको अल्काइल हैलाइड मानेंगे, और जो बड़ा होगा उसको हम लोग अल्कोक्साइड कंसीडर करेंगे। यानी इनके प्रिपरेशन के लिए CH3CH CH3ONa और C2H5IBr या Cl, कुछ भी आप ले सकते हो। अगर I लिए हैं तो यहाँ बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में NaI का फॉर्मेशन होगा। उसी तरह से अगर टर्सरी बनाना है, जैसे CH3C CH3ONa और प्लस C2H5I है, तो सोडियम अल्कोक्साइड टर्सरी नेचर का है। यही मेथड है प्रिपरेशन का। तो यहां से I हटेगा और यहां से Na हटेगा, तो ये प्रिपरेशन कर लेगा CH3C CH3O C2H5 और प्लस NaI। अब नहीं छोड़ गया, ये आपको एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन मिलेगा। इस तरीके का ईथर दिया हुआ है और कह रहा है कि ये प्रिपरेशन करना है, लेकिन अगर आप ये टर्सरी अल्कोक्साइड की जगह पे टर्सरी अल्काइल हैलाइड देंगे, तब वहां पर प्रोडक्ट डिफर कर जाएगा, तब वहां ईथर की बजाय अल्कीन का प्रिपरेशन हो जाएगा। यानी कि अगर आप कंडीशन चेंज कर दिए, जैसे सपोज ये ले लिया
CH3 C CH3 CH3, यहाँ Cl या I ही ले लो, यहाँ I और प्लस C2H5ONA अगर आप ले रहे हैं तब इस कंडीशन में इलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, यानी अब ईथर नहीं बनेगा, यहां से डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन हो गया, यानी ये कन्वर्ट कर जाएगा CH3, नीचे में भी डबल बॉन्ड कहीं पर भी आप डाल सकते हो, यानी कि CH2 का फॉर्मेशन हो गया। यानी यहां पर इलिमिनेशन रिएक्शन को प्रीफर किया जा रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड यहां से बाहर निकल रहा है। तो अगर आपको ईथर बनाना है तब उस कंडीशंस में आपको सोडियम अल्कोक्साइड टर्शियरी नेचर का लेना होगा और अल्काइल हैलाइड प्राइमरी नेचर का लेना होगा। और अगर आप उल्टा कर दिए, अल्काइल हैलाइड ही टर्शियरी नेचर का ले लिए, तब उस कंडीशन में प्रोडक्ट प्रीफर कर जाएगा, वहां आपका अलग प्रोडक्ट हो जाएगा। इस जगह पर बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में C2H5 है तो एक अल्कोहल बन जाता है C2H5OH और प्लस Na आयोडीन लिए है। उसी तरह से अगर बेंजीन रिंग ऐड करना है तो बेंजीन के साथ में आप सोडियम एराइल ऑक्सी ले लो, यानी यहां ONA, और अल्काइल ग्रुप जो होना चाहिए वो हैलोजन के साथ जोड़ो, यानी CH3I के साथ। यहां से Na हटेगा और यहां से I हटेगा और ये फॉर्मेशन कर दिया मिथॉक्सी बेंजीन, यानी OCH3, और बाई प्रोडक्ट यहां निकल गया Na। तो ये विलियमसन सिंथेसिस में ध्यान देना था। तो दोनों मेथड के प्रिपरेशन में फिर से एक बार बताते हैं। फर्स्ट था डिहाइड्रेशन, वहां बताया गया कि अल्कोहल प्राइमरी होगा क्योंकि सेकेंडरी और टर्शियरी ये अल्कीन का फॉर्मेशन कर लेंगे, और टेम्परेचर मॉडरेट होना चाहिए क्योंकि हाई टेम्परेचर पर भी अल्कोहल इलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है। विलियमसन सिंथेसिस का एडवांटेज है कि इसे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों बनाते हैं। इसमें सोडियम अल्कोक्साइड का रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं, लेकिन अल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी इन नेचर, अल्काइल हैलाइड प्राइमरी नेचर का होना चाहिए, अदरवाइज यहां पर डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन होगा और ये ईथर की बजाय अल्कीन का फॉर्मेशन कर लेगा। जैसे अभी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप देखिएगा ध्यान से कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आंसर तो दोनों बता दिए कि अगर ईथर बनाना है तो क्या लेंगे, और अगर इसके बजाय अगर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो किसका फॉर्मेशन होगा, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। तो बस दो ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, दोनों मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पर बता दिए, इसको नोट कर लीजिए। ईथर के फिजिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं। सारा कंसेप्ट बिल्कुल उसी के तरह से, लोअर मेंबर के कंपैरिजन में हायर मेंबर का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू ज्यादा होगा। पिछले वाले पार्ट में भी बताया था आपको, जब अल्कोहल और फिनोल का बता रहे थे कि हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में ईथर का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू ज्यादा होगा। रीजन ये है कि ईथर पोलर नेचर का है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू कार्बन, तो पोलैरिटी डेवलप करता है। लेकिन अल्कोहल के कंपैरिजन में इनका कम होगा क्योंकि अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो अल्कोहल का ज्यादा होगा, ईथर का उससे कम होगा, बट ईथर का हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। सॉल्युबिलिटी, ईथर वाटर में सॉल्युबल है क्योंकि ईथर जैसे ये देखो ROR, यहाँ पर भी पोलैरिटी प्रोड्यूस करता है, इनके ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज, डेल्टा प्लस चार्ज, डेल्टा प्लस चार्ज। और अगर वाटर मॉलिक्यूल ले तो ये वाटर ऑलरेडी पोलर सॉल्वेंट के फॉर्म में है, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, और इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो लाइक अल्कोहल, ether can also form intermolecular hydrogen bond with water molecule and therefore ether is also soluble in water। तो आपसे जो रीजन अल्कोहल से कंपेयर करेगा तो वहां बता सकते हो आप ether is organic compound but why it is soluble in water, तो आपको बताना होगा ether can form intermolecular hydrogen bond with water molecule therefore it is soluble in water। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है ईथर के कंपैरिजन में, तो ईथर मॉलिक्यूल अगर आप दो लेंगे, जैसे ये देखो ये ईथर हो गया और दूसरा यहां पर ये ईथर है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए हाइड्रोजन का होना जरूरी है, और कौन सा हाइड्रोजन, जो ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन से जुड़ा है। तो दो ईथर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है,
लेकिन अगर दो अल्कोहल ले लें आप, जैसे यहाँ ROH और दूसरा HOR, ये दोनों अल्कोहल ही है, तो अल्कोहल और अल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू ईथर। लेकिन यहाँ ईथर के सामने में कार्बन एटम है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, हाइड्रोजन का होना जरूरी है। तो ईथर के कंपेरिजन में अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, क्योंकि अल्कोहल और अल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। अल्कोहल और ईथर दोनों वाटर में सॉल्युबल हैं, क्योंकि अल्कोहल के जैसा ईथर भी वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, रीजन ये है कि वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन है, तो इसके हाइड्रोजन और इसके ऑक्सीजन के बीच में इंटरैक्शन होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्लास 11th में पढ़ना था, यहाँ जितना बात था वो उसको बताया जब अल्कोहल बता रहे थे उस वक्त में भी। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अगर आप बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड कंफ्यूजन होता है तो याद रखिए 11th में जो पढ़ना था उस वक्त में आप नहीं पढ़े, अभी 12th में पढ़ना है, तो आपके कई दोस्त तो अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसका क्या बात किया जाए। तो यहाँ जब पॉजिटिविटी देखा है कि अब क्या करें, तो अब क्या करें, तो आप कम से कम याद करो, लिखें। जितना आप मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट मल्टीप्लाइड फॉर्म में आगे निकलने वाला है, और जितना आप आराम कर रहे हैं उसका मल्टीप्लाइड पनिशमेंट आपको आगे मिलने वाला है। दोनों कंडीशन में अगर आप आराम कर रहे हैं तो इसका भी खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो इसका भी आउटपुट आप ही को मिलने वाला है। तो उतना कीजिए। तो आज हम लोग ईथर का इंट्रोडक्शन कर लिए, क्लासिफिकेशन कर लिए, नोमेनक्लेचर कर लिए, प्रिपरेशन हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया, यानी अब इसमें बाकी रह गया केमिकल प्रॉपर्टीज, वो भी आसान सा है। अगले क्लास में इसका केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट करा देंगे। फिर ईथर का रह जाएगा मैकेनिज्म। बताया था कि इस पूरे चैप्टर में 3 मैकेनिज्म है, तीनों मैकेनिज्म को एक साथ में बताएंगे। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन टू फॉर्म अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म अल्कीन एंड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म ईथर। यानी ये तीनों पार्ट जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, मैकेनिज्म इन तीनों का डिस्कस करेंगे, और तीनों में से कोई ना कोई एक मैकेनिज्म जो है वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाना चाहिए, यानी कि इंपॉर्टेंट है वो, तो उसको डिस्कस करेंगे। अब आपका काम क्या रहा, नोमेनक्लेचर से रिलेटेड एनसीईआरटी में जितना क्वेश्चन दिया हुआ है, जो पहले आप अल्कोहल और फिनॉल के समय में छोड़े थे, उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। अलग से भी दिया हुआ है, शायद 11.23 एक्सरसाइज का क्वेश्चन वहां भी ईथर के नोमेनक्लेचर से दिया हुआ है, तो इन टेक्स्ट एग्जाम्पल इन सब में से सर्च करके आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। जहां जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है वो आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना नोमेनक्लेचर से रिलेटेड, हम अगली क्लास में उसको सोल्व करेंगे। तो आज यहीं तक।